अगर आप नहीं पढ़ोगे बच्चे, अगर आप ढंग से मेरे वीडियो को अच्छे से नहीं करोगे तो हर कोई कहेगा कि देखो ये दुनिया में सब झूठ बोलता है, ये भी टीचर झूठ बोल रहा है। बस बता दिया करो भाई ये हमें दिक्कत है, मैं बैठा हूँ, मैं देख लूंगा। किसी क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है, पूरी कोशिश करेंगे। क्या कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं देंगे। ये मैकेनिक्स है, आपके रिक्वेस्ट पे आया हूँ, आपके रिक्वेस्ट पर ही सेक्शन से पहले लेके आ गया। आपने कहा कि सर मेरा मैकेनिक्स बहुत वीक है, मेरा मैकेनिक्स बहुत वीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना। तो बच्चों लेके आ गया मैं एक नया सेक्शन, जिस चीज़ का इंतज़ार आपको बहुत दिनों से था कि सर कब जनरल मैकेनिक्स करवाएंगे, कब वो सेक्शन उठा के लाएंगे जिससे 14 से 15 16 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। तो ये सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैंने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को आपकी वजह से, आपकी कहने की वजह से 2-3 दिन रोक दिया, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा जनरल मैकेनिक्स का एक बार आइडिया लग जाता, उसके बाद मैं हीट करता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैंने आपकी बातें मान लिया, आपने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। हर बच्चे की बात मानना भी पड़ता है। कई बच्चे ने कहा सर हमारा मैकेनिक्स बहुत वीक है, इस वजह से फिजिक्स में हमें दिक्कत होगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले कुछ चैप्टर जनरल मैकेनिक्स का ले लेते हैं, उसके बाद हम हीट के वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन बी के एक छोटा सा क्लिप फिर से प्रोवाइड कर देंगे बच्चों, चिंता नहीं करना है। अब जनरल मैकेनिक्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कैसे किया जाए। तो मैंने इसको क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर लेक्चर में 2 से 3 चैप्टर्स को डील किया जाएगा। जैसे आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन के साथ साथ अगर पॉसिबल होगा तो प्रोजेक्टाइल को भी कवर करने का, अदरवाइज लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन तो कम से कम होना चाहिए। ऐसे ही अगले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल के साथ जनरल कैनेमेटिक्स को उठा लेंगे और पूरे चीज़ को डील कर लेंगे। इसी तरीके से 3 से 4-5 लेक्चर में आपका पूरा मैकेनिक्स को ऐसे तैयार कर देंगे कि अगर इससे एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो मेरे को बताना कि सर आपने क्या पढ़ाया कि हमसे एक क्वेश्चन भी छूट गया। छूटने नहीं देंगे, चिंता मत करो। तो चलो बिना कुछ बातें किए बच्चों स्टार्ट करें। तो जनरल मैकेनिक्स का शुरुआत लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन से। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट हुआ डिटेल्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का सेक्शन। इसमें सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन। थोड़े से रफ्तार में चलेंगे। कंस्ट्रेंट इक्वेशन को जो समझा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना। कंस्ट्रेंट इक्वेशन को समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा पावर क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों एफ वी कॉस थीटा। क्या होता है, एफ वी कॉस थीटा। फिर थीटा क्या होता है बच्चों, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ये थीटा क्या होता है बच्चों, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अपने को 2 एंगल याद रखना, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। अच्छा, हमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन को समझना होगा। कंस्ट्रेंट 2 टाइप के थे, पुली कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट। दोनों चीज़ को समझेंगे इस सेक्शन में। तो सबसे पहले हमें पुली कंस्ट्रेंट को समझना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों हो क्या रहा है। मैंने ये एज्यूम किया कि देखो बच्चों ये एक पुली है, हम ये सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि दिस पुली इज मासलेस। क्या एज्यूम कर रहे हैं बच्चों कि दिस पुली इज मासलेस। भाई जब पुली के पास मास होगा तो क्या करेंगे वो आगे का विषय है। अभी फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि पुली इज मासलेस। तो मेरे बच्चे जब पुली के पास मास नहीं है तो पुली के पास एनर्जी भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। भाई जब मास नहीं है तो एनर्जी कहाँ से आएगा। जब पुली के पास मास नहीं है तो पुली के पास एनर्जी भी नहीं है। जब पुली के पास एनर्जी नहीं है तो पुली के पास पावर भी नहीं है। और मैंने इसी को थ्योरम बना दिया, मैंने इसी को एक लॉ बना दिया और मैंने कहा किसी भी पुली में जो नेट पावर होता है वो 0 होता है। किसी भी पुली का नेट पावर क्या होता है, 0 होता है। बस इसी से सारे क्वेश्चन हमसे बनते यूं ही चलते जाएंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन का मजा लीजिए। अब बात उठता है कंस्ट्रेंट इक्वेशन है क्या। सुनो, कंस्ट्रेंट इक्वेशन का मतलब समझाता हूँ मैं आपको, मतलब समझ में आ जाएगा तो खेल खत्म। भाई एक बात बताओ, जैसे एक बच्चा है सुबह 9 बजे का आया हुआ है और 2 बजे कोचिंग से जा रहा है। एक और बच्चा आता है 9 बजे का आया हुआ है और 2 बजे कोचिंग से जा रहा है। यही तो कंस्ट्रेंट है। 9 बजे का आना और 2 बजे का जाना, यही तो कंस्ट्रेंट है। एक ऐसा रिलेशन इसमें जो जितने भी बॉडी आएंगे सबको ऐसे ही करना पड़ेगा, यही है कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन एक ऐसा रिलेशन है बच्चों जो 2 बॉडी के बीच में वेलोसिटी का लिंक दे दे, जो 2 बॉडी के बीच में एक्सेलरेशन का लिंक दे दे, जो 2 बॉडी के बीच में डिस्प्लेसमेंट का लिंक दे दे। तो चलो
अब हमें इसको कैसे डील करेंगे? तो मेरा क्वेश्चन है कि ये बॉडी ए v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी? आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे सिखा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। आपको सबसे पहले गिनना होगा यहाँ रस्सी कितने हैं। मेरे हाथ की तरफ गौर से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रस्सी है, तो रस्सी में लगने वाले फोर्स को कहते हैं टेंशन। और टेंशन याद रखना, रस्सी में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? टेंशन। जितने रस्सी उतने टाइप की टेंशन, जितने रस्सी उतने टाइप का टेंशन। मतलब ये बात तुम समझ लो कि टेंशन कोई नया चीज़ नहीं है। टेंशन रस्सी में लगने वाले फोर्स का ही नाम होता है। जितने रस्सी उतने टेंशन, और टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। ठीक, बहुत बहुत अच्छी बात। अब आप बताओ, क्या इस बॉडी पर फोर्स लगा? बिल्कुल लगा। वेलोसिटी है? बिल्कुल है। तो पावर भी जनरेट करेगा। क्या इस बॉडी पर फोर्स है? बिल्कुल है। वेलोसिटी है? बिल्कुल है। तो पावर भी जनरेट करेगा। लेकिन ओवरऑल ये किससे अटैच है? इस पुली से, जिसका नेट पावर क्या होगा बच्चों? 0। अब इस नेट पावर में दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इसके पावर का भी कंट्रीब्यूशन और इसके पावर का भी कंट्रीब्यूशन है। तो बताओ इसका पावर क्या लिखोगे? फोर्स का नाम T, वेलोसिटी का नाम v1, और दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना एंगल है? 0 डिग्री। यस, यही तो होता है पावर, FV cos थीटा। इसका पावर बताओ T, क्या है वेलोसिटी? v2, और दोनों के बीच का एंगल बताओ 180 डिग्री। तो cos पाई इज इक्वल टू 0, नेट पावर इक्वल टू 0। cos 0 1 और cos पाई -1, cos 180 -1, बस v1 इक्वल टू आ गया v2। ये इक्वेशन हमें बताना चाह रहा है, ये इक्वेशन हमें कहना चाह रहा है कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी इक्वल है। इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी इक्वल है। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आना ही पड़ेगा। फिर यहाँ देखो, ये v1 से आगे जा रहा है और ये v2 से नीचे जा रहा है, तो मुझे फिर से लिंक बनाना होगा। चिंता बिल्कुल मत करिए। ये रहा टेंशन T, ये रहा टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T। बहुत अच्छी बात भाई। अब बताओ इसका पावर क्या लिखोगे बच्चों? इसका पावर कहोगे, इसका पावर हो जाएगा Tv1 cos 0 डिग्री। और बच्चों इसका पावर क्या लिखोगे बच्चों? इसका पावर, इसका तो कहोगे Tv2 cos 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 का था। और नेट पावर क्या लिखोगे? 0। तो बच्चों अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cos 180 का वैल्यू -1 होता है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और v1 इक्वल टू v2 आ गया। मतलब यही तो कांस्टेंट इक्वेशन है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों बॉडी के बीच में क्या वेलोसिटी का लिंक मिल गया, यही तो कांस्टेंट इक्वेशन है। अब थोड़े से मजे लेना, अब जो बात समझाने जा रहा हूं तो सिर्फ मजे आएंगे। देखो, ओ क्या बात है सर जी, क्या बात है, कितना सुंदर सुंदर फोटो बनाते हो। ये देखो, ये v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रही हूँ, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगा? इसकी वेलोसिटी क्या होगा? बिल्कुल चिंता नहीं करना, सुनना ध्यान से, गौर सुनना। जिस बच्चे ने रस्सी गिन लिया, मानो सब कुछ हो गया। रस्सी गिनो, यहां से लेके यहां तक सेम रस्सी है। बोलो यस, बोलो। यहां से लेके यहां तक सेम रस्सी है। भाई रस्सी सेम होगा तो टेंशन भी सेम होगा। जब रस्सी सेम है तो टेंशन भी सेम होगा। ये T तो बच्चों ये हो गया 2T। फिर से सुनना, ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन T सेम क्यों हुआ? क्योंकि रस्सी सेम था। और जब रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगा। ये अगर देखो, अगर इसके ऊपर लग रहा है T और T, तो यहाँ नेट कितना लगेगा? 2T। T प्लस T मतलब 2T यहाँ भी लगना चाहिए। टेंशन बॉडी के बाहर, टेंशन बॉडी के बाहर। जल्दी जल्दी बताओ, क्या इस बॉडी पर फोर्स लगा? वेलोसिटी है तो पावर भी होगा। क्या इस बॉडी पर फोर्स है? वेलोसिटी है, पावर भी होगा। लेकिन ये किससे अटैच है? पुलियों से। किससे? पुलियों से। तो भाई एक पुली हो या 1000 पुली हो, नेट पावर क्या होगा? 0। तो मैं कह सकता हूँ नेट पावर इज फिर से 0। नेट पावर इज फिर से 0। तो इसका पावर क्या लिखोगे? Tv1। अब नहीं लिखूंगा cos 0, समझ में आ चुका है आपको।
दोनों के बीच का एंगल 0 था, इसलिए cos 0 1 हो। मैं बार बार यहाँ पर नहीं लिखने वाला हूँ, तो सुनो ध्यान से। इसका पावर क्या होगा बच्चा, इसका तो कहोगे फोर्स का नाम 2t, वेलोसिटी का नाम v2, और दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, तो लिख दोगे -2t v2। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज cos 180 होता है -1, एफ वी cos थीटा, cos थीटा मतलब नेगेटिव में आ गया, cos पाई -1, नेट पावर 0। तो बच्चों बताओ v1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2v2। क्या बोलना चाह रहा है कि इसकी वेलोसिटी इसका डबल है। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा तो 4 से ऊपर भागेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जल्दी बताओ फटाफट कहानी। ये टी, ये टी, ये टी, बहुत अच्छी बात। रस्सी सेम था, ये 2t, ये 2t, बच्चों ये 4t हो जाएगा। बताओ जल्दी से बताओ इसका पावर क्या होगा, tv1, और इसका पावर क्या होगा 4t v2, लेकिन माइनस में। क्यों? बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 का था, नेट पावर 0। तो v1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 4v2। बहुत अच्छी बात, बहुत 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 अच्छी बात। मतलब इसकी वेलोसिटी इसका 4 गुना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। भाई यहाँ कहानी देखो, मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा तुम इधर से काउंटिंग ना करके इधर से काउंटिंग करो, क्योंकि इधर से करोगे तो फ्रैक्शन आएगा। अगर ये टी तो t/2 होगा। देख सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, इधर से काउंटिंग करो। ये टी तो ये 2t, ये 2t तो ये भी 2t। अब तुम बताओ टेंशन बाहर, टेंशन बाहर। इसका पावर क्या लिखोगे, इसका पावर लिखोगे 2t v1, बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री था। इसका पावर क्या लिखोगे, -t v2, बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 का था, नेट पावर 0। इसका मतलब 2v1 इक्वल टू बच्चों v2। क्या बोलना चाह रहा है, इसकी वेलोसिटी इसका डबल है, इसकी वेलोसिटी इसका डबल है। मतलब अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर उठेगा तो 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। सुन पा रहे हो? क्या आसान है टॉपिक? बिल्कुल आसान है सर जी। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर, मज़ा आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा हुआ मैंने। किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से। टी 2t 2t, 4t। क्यों? टी 2t, और ये 2t तो ये भी 2t, ये 4t तो ये भी 4t। मुझे जल्दी जल्दी बता दो इसका पावर क्या लिखोगे, 4t v1, और इसका पावर क्या लिखोगे, t v2 माइनस में नेट पावर 0। v2 इक्वल टू बच्चों 4v1। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्या बोलना चाह रहा है, इसकी वेलोसिटी इसका 4 गुना है। यस, फिर देखो, फिर तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, धीरे धीरे करते चले जाना। इधर से काउंटिंग करूँगा, अच्छा रहेगा। टी 2t। मुझे ऐसे कैलकुलेशन करना है कि फ्रैक्शन हो ही ना। तुम बताओ क्या लिखने वाले हो, टेंशन बाहर, टेंशन बाहर। अब यहाँ पर तुम्हें समझना होगा कि इसके पावर में इस फोर्स का योगदान है और इसके पावर में इन दोनों का योगदान है। तो ये दोनों मिलकर कितना दिया हुआ, 2t + t 3t। तो भाई जरा बताओ इसका पावर क्या लिखोगे, t v2। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री, लेकिन यहाँ क्या देख रहा हूँ, फोर्स 3t ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो -3t v1, नेट पावर इज 0, तो v2 इज 3v1। बहुत अच्छी बात। क्या मतलब, इसकी वेलोसिटी इसका 3 गुना है। फिर यहाँ देखो, क्या सोचोगे, जल्दी फटाफट बोलो। ये t 2t 4t। तुम खुद सोचो बच्चों, ये सब मिलके कितना हो गया, 4 2 6 1 7। बहुत 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 अच्छा, मज़ा आ गया। इसका पावर हो जाएगा tv2, इसका पावर हो जाएगा 7t v1, नेट पावर 0, तो v2 इक्वल टू 7v1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी स्पीड ही सही, लेकिन सारी चीज़ों को कवर करो, ताकि आप कोई भी क्वेश्चंस वहाँ पर करके आ जाओ। कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए आप छोड़ के नहीं आओ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और ये जनरल मैकेनिक्स है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगा। बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊँगा। 1 क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन नहीं, यहाँ तो सैकड़ों क्वेश्चन करने पड़ेंगे।
और बहुत ढंग से कराऊंगा, चिंता नहीं करो भैया। ये तुम जानते हो 14, 15, 16 क्वेश्चन का सवाल है, सीधा सीधा इतना ही स्कोर सीधा ऊपर उठ जाएगा रैंक। तो चिंता नहीं करना, मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई करो। चलो आगे देखते। रस्सी गिनो, टी 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 टी। अब यहाँ पर आ जाएगा 2T, क्योंकि रस्सी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम था। तुम बताओ इसका पावर क्या लिखोगे, TV1, और इसका पावर क्या लिखोगे बच्चों, 2TV2, लेकिन माइनस में। दैट पावर क्या लिखोगे, 0। तो बच्चों V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2V2। V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2V2। अब यहाँ पर कहानी देखो, बहुत अच्छा कहानी आ रहा है फिर से। ये रस्सी सेम है तो टेंशन सेम लगेगा। तुम बताओ मुझे, हमें इस एंगल की ज़रूरत है कि हमें इस एंगल की ज़रूरत है? तो बच्चों हमें उस एंगल की ज़रूरत होता है जो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है। तो अगर ये थीटा है बच्चों, तो ये कितना होगा, 90 में से थीटा। तो भाई हमें करना क्या है, इसका पावर क्या लिखोगे, -TV, और इसका पावर क्या लिखोगे, जल्दी जल्दी बताओ। तो कहोगे TU cos 90 में से थीटा, कारण फोर्स का फार्मूला, पावर का फार्मूला होता है FV cos थीटा, नेट पावर 0। तो TV बराबर TU साइन थीटा, कारण cos 90 में थीटा कितना होगा, साइन थीटा। तो बताइए U का वैल्यू कितना हो गया, VY साइन थीटा। अच्छी बात। फिर देखो, फिर तुम्हारे सामने रखा मैंने। अब ये देखो एक क्वेश्चन, मैं यहाँ से काउंटिंग करता हूँ, T T T 2T 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 2T, ये हो जाएगा 4T। इसका पावर हो जाएगा TV1, और इसका पावर हो जाएगा 4TV2, लेकिन माइनस में, दैट पावर 0। तो V1 इक्वल टू हो गया 4V2। अब यहाँ पर कहानी एक बार और देख लो। मान लो ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये हो जाएगा 2T, ये हो जाएगा 2T। टेंशन बाहर, टेंशन बाहर, टेंशन बाहर। इसका पावर हो जाएगा बच्चों 2TV1, इसका पावर हो जाएगा बच्चों -TV2, और इसका पावर हो जाएगा बच्चों -TV3 इक्वल टू 0, नेट पावर 0। तो 2V1 इक्वल टू V2 प्लस V3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से यहाँ तक आ गया होगा। पक्का आ गया ना? बोलो यार, बोलो बोलो, फटाफट बोलो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब के सामने यहाँ देखो, अब मुझे दूसरा टाइप का क्वेश्चन उठाया मैंने, टाइप 2, पुली रिलेटेड प्रॉब्लम्स में टेंशन और एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका होता है बच्चों एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास। जितना सिखाता हूँ उतना ही सीखना, स्मार्ट बन जाओगे। तुम क्या करो, तुम जानते हो बॉडी का वेट लगेगा नीचे, बॉडी का वेट लगेगा नीचे, ये रहा रस्सी में टेंशन, ये रहा रस्सी में टेंशन। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तरीका बताता हूँ उसको ध्यान से सुनो। तुम इसको यूँ पकड़ लो, पकड़ 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 भाई पकड़, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो। ऐसे खींचोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा फोटो बन जाएगा। इधर 2G, इधर 4G। देखो ये T, ये T। तो T तो इंटरनल फोर्स होता है। मैं तो पहले देखो बताता हूँ, T जो होता है ना इंटरनल फोर्स होता है, उसको कैंसिल ही कर दिया करो, सोचो ही मत। तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचा, तो इधर है 4G, इधर है 2G। मतलब इसको हॉरिजॉन्टल करना, ध्यान रखना। इसको ऐसे पकड़ के खींच दो, हॉरिजॉन्टल कर दो। तो बताओ इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा, इधर 4G, इधर 2G, मतलब 2G। 4G में से 2G मतलब 2G डिवाइडेड बाय टोटल मास, 4 2 6, बस हो गया। द एक्सेलरेशन इज G/3। याद रखना मेरे बच्चे, नन्हे मुन्ने, नीट जैसे एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, बताइए टेंशन क्या होगा। तो टेंशन भी समझाऊंगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक्सेलरेशन निकालने का स्मार्ट तरीका बताया मैंने। जब जब देखा है नीट में एक्सेलरेशन पूछते हैं तो भाई एक ही पुली का सिस्टम होता है, 2 पुली का सिस्टम नहीं देता है। हाँ, जब टेंशन दे दिया है, टेंशन पूछते वक्त तो 2 पुली ले जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन पूछते वक्त हमेशा मैंने देखा है नीट वाले एग्जाम को कि भाई 1 पुली वाले सिस्टम देता है, इसलिए इस पर अच्छा प्रैक्टिस करें। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो, नीचे लगेगा 5G, नीचे लगेगा 10G। पकड़ो खींचो छोड़ो, पकड़ो खींचो छोड़ो।
पकड़ो, देखो पकड़ो पकड़ो, खींचो छोड़ो। तो इसको ऐसे करोगे तुम तो तुम क्या कहोगे, हमें हॉरिजॉन्टल करना है। तो हॉरिजॉन्टली 10G तो ऐसे आ जाएगा, 10G तो ऐसे आ जाएगा बच्चों। इधर कुछ है नहीं, टेंशन लेना नहीं है, 5G नीचे रहेगा, इसको लेना ही नहीं है। हमें तो देखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितना नेट फोर्स काम कर गया। जब इसको तुम इस शॉर्टकट से करोगे, पकड़ो खींचो, तो इधर 10G, इधर कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू 10G माइनस कुछ भी नहीं डिवाइडेड बाय टोटल मास 15, 2 3 एंड एक्सेलरेशन इज 2G/3। उम्मीद करता हूँ हमारे नन्हे मुन्ने को समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर देखो अच्छे से मुझे लो, पकड़ो खींचो छोड़ो, पकड़ो पकड़ो खींचो छोड़ो, टेंशन लेना नहीं है, पकड़ो खींचो छोड़ो। भाई इधर इधर M2G और उस तरफ क्या है बच्चों, F का वैल्यू कितना, M2G/2। जब तुम इसको पकड़ के ऐसे खींचो, हॉरिजॉन्टल करोगे, तो M2G इधर, M2G/2 इधर, मतलब F का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मास। बस योर आंसर इज रेडी, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, तुम तो जानते हो कि इंक्लाइन प्लेन पर क्या होता है, M × G sin थीटा, ये तो तुम जानते ही हो। अगर ये 5 है तो ये क्या हो गया, 5G sin 30 डिग्री। अब तुम देखो ये टेंशन T, ये टेंशन T, कुछ नहीं सोचना बच्चों, ज़्यादा सोचोगे दिमाग खराब होगा फालतू में। पकड़ो खींचो छोड़ो, मैंने सिंपल सा जवाब दिया, पकड़ो खींचो छोड़ो, पकड़ लो खींच लो छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल करना है बस कर दे इसको हॉरिजॉन्टल। भाई इस तरफ है 10G और उस तरफ है बच्चों 5G sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल मास 15। बस सॉल्व कर दो, sin 30 का वैल्यू आपको आता ही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। फिर देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, तुम जानते हो इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है, बॉडी का मास 5 है इंटू G sin 37 डिग्री। यहाँ क्या लिखोगे, 10 × G sin 35 डिग्री। टेंशन लेना नहीं है, फालतू में टेंशन क्या ले करेंगे भाई ऐसे पकड़ो, ये पकड़ पकड़ना यार, पकड़ना भी नहीं आता तेरे को, पकड़ पकड़ो खींचो छोड़ो, खींचोगे इधर छोड़ोगे तो ऐसे हॉरिजॉन्टल करना है अपने को। इस तरफ हो जाएगा 10G sin 53 माइनस इस तरफ हो जाएगा 5G sin 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 + 10 15। कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि सर जी sin 37 का वैल्यू क्या होता है। सुन लो, लिख लो 3/5। cos 37 का वैल्यू क्या होता है, 4/5। sin 53 क्या होता है, 4/5। cos 53 क्या होता है, 3/5। याद कर लेना। फिर पूछा मैंने, बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। कुछ मत करो, इसको 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो बच्चों, इसको भी 1 मान लिया और इसको भी 1 मान लिया, तो भाई नीचे क्या लगेगा 4G। ओहो, क्या लगेगा नीचे 6G। पकड़ो खींचो छोड़ो, भाई पकड़ो खींचो छोड़ो, पकड़ के खींच के छोड़ दो ऐसे। इधर हो गया 6G, उधर हो गया 4G। बहुत अच्छी बात है भाई। डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 4 6 2 8 2 10, 2 2 4 4 8 2 10, बस हो गया 6 4 2G 2G/10। भैया देखो कितना आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, G/5। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, पक्का आ रहा है ना। अब मुझे पूछा जाता है टेंशन, ध्यान देना, याद रखना, जो बात बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान देना बच्चों। जब भी पुली वाले क्वेश्चंस होंगे, जब भी हमें पुली वाले क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन पूछेगा, तो माइंड को सेट कर लो कि हमेशा वो सिंगल पुली वाला क्वेश्चन ही देता है, 2 पुली वाला क्वेश्चन देता ही नहीं नीट वाले। हाँ देता है जब टेंशन वगैरह पूछता है तो क्या हो गया, टेंशन देगा तो क्या होगा। ऐसा स्मार्ट तरीका बताऊंगा ना, ऐसा जो कभी सुना ही नहीं तूने, ऐसा बताऊंगा, ऐसा कि ऐसे उड़ाओगे तुम, देखते रहना, मज़ा आएगा तुम्हें। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ टेंशन का एक स्पेशल ट्रिक, तुम क्या करो, ध्यान देना, जो सिखा रहा हूँ उसको पर ध्यान दो। ये रहा 2G
ये रहा 8G। सबसे पहले बताओ रस्सी कितने, एक। रस्सी में लगने वाले फोर्स को कहते हैं टेंशन। टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको तुम ध्यान से सुनो। अगर तुम सुन लिए तो मज़े आ जाएगा, मज़े आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले इस बॉडी के बारे में सोचो। बताओ इस बॉडी पर टेंशन कितना लगा, T। उस T का पीछे कौन है, मतलब इसकी कोफिशिएंट कितना है। सुनते जाओ, फिर से सुनो, मैं गौर सुनना एक बार अच्छे से, थोड़ा स्लोली समझाता हूँ क्योंकि नया चीज़ है ये। इस बॉडी पर टेंशन कितना लग रहा है बच्चों, T। उस T के पीछे कौन है, तो कहोगे 1। भाई T के पीछे कौन है, कोफिशिएंट कितना T का, 1, तो लिख दो 1। अब तुम्हें बोलना है कि जिस लाइन पर टेंशन था उस लाइन पर G अवेलेबल है कि नहीं है। जिस लाइन पर टेंशन था उस लाइन पर G अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो G से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर अवेलेबल नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मेरे बच्चे इतना भी नहीं कर सकता? बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस लाइन पर टेंशन था उस लाइन पर अगर G अवेलेबल दिख रहा है तो G से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं दिख रहा है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना ही काम करना, और कोई काम करने के लिए मैंने बोला ही नहीं। प्लस इसकी बात करो, इस बॉडी पर टेंशन कितना लगा, T के पीछे क्या है, 1। और अब तुम बताओ जिस लाइन पर टेंशन था उस लाइन पर G अवेलेबल है कि नहीं है। बिल्कुल अवेलेबल है भाई। तो मैंने क्या बोला, अगर अवेलेबल है तो G से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर अवेलेबल नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई कर देना। और तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। फिर से सुनो, और उसके बाद क्या करना, नीचे में सुन लो। फिर से आओ इस बॉडी पर, इसकी कोफिशिएंट कितना है, 1, तो लिखो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका मास, कितना मास है, 2, प्लस। अब इसकी बात बताओ, इसके लिए कोफिशिएंट कितना है, 1, तो लिखो 1 का स्क्वायर बाय इसका मास, कितना मास है, 8। बस हो गया। अब कैल्शियम करना तो आता ही होगा, चलो मैं कर देता हूँ, आगे नहीं करूँगा। ये हो गया 2G, और एलसीएम हो जाएगा 8, तो 2 4 8, 4 1 5। बोलो बच्चे, तो कितना हुआ, 16G/5। तो यही उसका आंसर हो गया। बोलो, इतना न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। अब G का वैल्यू होता है 10 या 9.8 ले लो, जो मन में आए ले लो। वैसे 10 ही लेना अच्छा रहता है फिजिक्स में। अब यहाँ पर देखो, तुम अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत अच्छे से इंजॉय करो। पहले नीचे लगाओ 2G, पहले नीचे लगाओ 5G। बताओ रस्सी गिनो, T 2T। भाई एक बात बताओ, हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ हमने पहले से कर रखा है। टेंशन क्या लिखोगे, सबसे पहले इस बॉडी के लिए कितना टेंशन T है, टेंशन कितना है, T के पीछे कौन है यार, 1। क्या है, 1, ओके। तुम बताओ जिस लाइन पर टेंशन था उस लाइन पर G अवेलेबल दिख रहा है, यस दिख तो रहा है यार, तो G से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर नहीं दिख रहा होता तो 0 से मल्टीप्लाई करना था, और कुछ नहीं करना था, प्लस। अब यहाँ पर देखो, इसके लिए देखो, इसके लिए टेंशन कितना है, 2T, तो T का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो लिखो 2। अब बताओ जिस लाइन पर टेंशन था उस लाइन पर G अवेलेबल है कि नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है, तो G से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं होता तो 0 से मल्टीप्लाई करना था, और कुछ करना ही नहीं था। डिवाइडेड बाय, फिर से सुनो, डिवाइडेड बाय इसकी कोफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर बाय इसका मास, प्लस इसकी कोफिशिएंट का स्क्वायर बाय इसका मास, तो ये हो जाएगा 3G डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गया होगा। इससे आगे तुम लोग खुद सॉल्व कर लिया करो, एलसीएम तो आता ही है, इसको सॉल्व करके निकाल दो। तो कितना हुआ, 3G डिवाइडेड बाय 3/2, 2 ऊपर जाएगा, 3 कट जाएगा, 2G हो जाएगा इसका आंसर। अब तुम यहाँ बताओ, अच्छा लगेगा भैया, नीचे लगेगा 10G, ओहो हो, नीचे लगेगा 5G, बहुत अच्छी बात भाई। अब बताओ ये टेंशन T, बहुत अच्छा भाई। अब तुम बताओ इसके लिए जो टेंशन है इसकी कोफिशिएंट कितना है, 1। लेकिन दिक्कत क्या है कि जिस लाइन पर टेंशन था उस लाइन पर G अवेलेबल तो है ही नहीं अब की बार, तो 0 से मल्टीप्लाई करना था, प्लस इसकी बात कर लो, इसकी कोफिशिएंट कितना है, 1। जिस लाइन पर टेंशन था उस लाइन पर G अवेलेबल नहीं है, तो G से मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइडेड बाय इसकी कोफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर बाय इसका मास, प्लस इसकी कोफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर बाय इसका मास। बस इसको सॉल्व करके आंसर निकल गया। फिर देखो यहाँ पर ये रहा T, ये हो जाएगा 2T, और ये भी हो जाएगा 2T।
तब तुम जानते हो कि टेंशन बाहर लगता है तो ये कितना हो गया टोटल 3t, और ये कितना है बच्चों t। क्या बोलने वाले हो, नीचे लगेगा 5g, नीचे लगेगा 1g। तो बच्चों मुझे बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट, टेंशन कैसे निकालोगे। 1 इंटू जी अवेलेबल प्लस, अब इसके लिए टेंशन कितना है 3t, तो 3 इंटू फिर से जी अवेलेबल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर बाय मास, 3 का स्क्वायर बाय मास। नो सॉल्व इट, इससे आगे हमसे उम्मीद ना करो, एलसीएम है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर देखो अगला टाइप का क्वेश्चन लिया है जो जिसमें पुली मूवेबल है। अगर पुली मूवेबल होता है तो कैसे करते हैं, आओ एक दो एग्जाम्पल इसके भी कर लेते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चों, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं देंगे। ये मैकेनिक्स है, आपके रिक्वेस्ट पे आया हूँ, आपके रिक्वेस्ट पर ही सेक्शन सी पहले लेके आ गया। आपने कहा कि सर मेरा मैकेनिक्स बहुत वीक है, मेरा मैकेनिक्स बहुत वीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं बैठा हूँ ना, आपका अपना भाई बैठा हुआ है, जा सर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिंदास लाइफ बिंदास जियो। बस बता दिया करो भाई ये हमें दिक्कत है, मैं बैठा हूँ, मैं देख लूँगा। किसी क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है जो तुम्हें नहीं बन सके, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। हमें भाई ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुली मूवेबल है, तो पहले ऐसे देखो, ये रहा टी, ये रहा टी। अगर ये टी तो बच्चों ये हो जाएगा 2t। बहुत अच्छी बात भाई, ये टी तो ये हो जाएगा 2t। पहले इसको वेट जरूर दिखा दिया करो। नीचे 3g। तब बताओ 2t का जो वैल्यू है वो कितना क्वेश्चन में गिवन है, 100। इस भाई 2t का वैल्यू तो दे रखा है 100, तो बताओ t का वैल्यू क्या निकल गया 50। बिना कुछ सोचे समझे t का वैल्यू हमने 50 निकाल दिया, बात खत्म। अब मुद्दा बनता है यार कि एक्सलेशन कैसे निकालेंगे। तो मान लो ये बॉडी ऊपर जा रहा है, मान लो ये बॉडी भी ऊपर जा रहा है, जो होगा देखा जाएगा, झेल लेंगे। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान दो। जब भी बॉडी में एक्सलेशन होता है तो क्या करते हैं उसका तरीका सुनो। एक्सलेशन की डायरेक्शन में जो भी फोर्स आएगा उसको प्लस साइन दे देना और अपोजिट वाले को माइनस साइन दे देना, आसान रहेगा तुम्हारे लिए। तो बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, टी माइनस 2g इज द नेट फोर्स, है ना, टी माइनस 2g इज द नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टी का वैल्यू मैंने पहले से निकाल रखा है 50, जी का वैल्यू होता है 10, मतलब 20 हो जाएगा, इज 2a। तो बच्चों ये कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये प्लस में आया, इसका मतलब हम कह देंगे कि जो डायरेक्शन हमने सोचा था बिल्कुल वही सही है, और ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा होगा बच्चों। हम फिर बात करेंगे A3। अब A3 के लिए भी हम वही काम करेंगे। मैंने मान लिया ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, क्या लिखने वाले हो, T में से 3g इज 3A3, नाम ले लिया हो A3। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो T होगा वो होगा 50 माइनस 3g, तो g का वैल्यू होता है 10, तो ये हो जाएगा 30 इज 3A3। तो 50 में से 30 गया 20 हो गया, तो 20 इक्वल टू 3A3। तो A3 हो जाएगा बच्चों 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप कह दोगे कि देखो यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन आया है वो भी पॉजिटिव आया, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अब एक और चीज़ हमें डिस्कस करना होगा कि हमसे पूछा जाता है कि पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ध्यान देना, इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वो होगा A2 प्लस A3/2। अगर कभी ऐसे तुम देखना कि अगर मान लो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तब क्या तुम देखते A2 माइनस A3/2। अगर AP का वैल्यू प्लस में आया तो समझ लेना कि पुली ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर AP का वैल्यू नेगेटिव में आए तो समझ लेना कि पुली नीचे की तरफ आ रहा है। फिर ज़रा सोचिएगा एक बार, आपके सामने स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दे दिया, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मुझे, मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ। ये रहा T, ये रहा T, ये हो जाएगा 2T, ये हो जाएगा 2T। अच्छी बात है भाई,
जरा सोचो, नीचे लगेगा 2G, नीचे लगेगा 5G, तो भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 2T 2T तो 4T, तो 4T का जो वैल्यू है बच्चों वो है 200, तो T का वैल्यू कितना हो गया 50। इसके आगे तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, सारी बातें बताना, A1 A2 A5, इस पुली का एक्सेलरेशन और इस पुली का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा। चलो एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो ये रहा T, ये रहा T, अब ये देखो ये T तो ये हो जाएगा 2T। तो तुम कहोगे सर ये F का जो वैल्यू है वो है 2T, इसका मतलब जो T का वैल्यू आया है वो आया है F/2। अब मान लो हमें पूछा जाता है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो क्या कहोगे, मान लो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है तो क्या लिखने वाले हो, T बच्चों T माइनस कुछ भी नहीं बराबर ma, और T का वैल्यू कितना था F/2, तो F/2 इक्वल टू ma, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जो होगा वो होगा F/2m। तब तुम ही बता दो अगर एक्सेलरेशन इसका हो गया F/2m तो पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा। चूँकि ये फिक्स है तो पुली का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो होगा इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन बाई 2, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया F/2m प्लस लड्डू बाई 2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा F/4m। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि पुली का एक्सेलरेशन हो जाएगा F/4m। ऐसे ही मुझे ये बात बताओ इसको कैसे करोगे बच्चों, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा 2T, ये हो जाएगा 2T, ये हो जाएगा 4T। क्या तुम कह दोगे 4T का वैल्यू F तो T का वैल्यू बच्चों हो जाएगा F/4। इसके आगे के स्टेप्स तुम लोग खुद करोगे और ट्राई लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, पुली के सारे अप्रोच आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है बच्चों। अब मुझे लगता है इसकी ज़रूरत अब नहीं है, हम आगे बढ़े और अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं पुश की तरफ, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है। ये जनरल मैकेनिक्स तो भैया 6-6 7-7 महीने पढ़ाने का टॉपिक होता है, अब उसको मैं 4 से 5 क्लास में ख़त्म करूँगा, तो कैसे ख़त्म करूँगा तुम भी जानते हो। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है कि आपको मैं 1-2 दिन के लिए मैं आपसे थोड़ा सा विराम दे दूँगा। आपके लिए मैंने लेक्चर तो रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा आपसे मैं कम बात कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे मदर का ना वर्सी है, तो मैं थोड़ा सा 1-2 दिन थोड़ा सा बिजी रहूँगा, तो इस वजह से पहला वर्सी है उनका, तो एज ए बड़े बेटा हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम सारी चीज़ें उनका करें। तो इसीलिए बच्चे हम 1 आध दिन आपके क्लास को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। हम तब भी कोशिश करेंगे कि आपको हर वीडियो प्रोवाइड होते रहे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स को 1 आध दिन हम जवाब नहीं दें, तो उसको बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर बात समझिए, हमसे पूछा जाता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो भाई एक्सेलरेशन निकालने का तरीका होता है एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास, एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास, ठीक है। तो एक डब्बी बना लो, अब बताओ इस डब्बी के बाहर में कौन सा फोर्स है, F, तो लिख दो F डिवाइडेड बाय टोटल मास। कितना टोटल मास है, m1 + m2, बस ये आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। मैंने पूछा कि m का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान देना, तुम्हें करना क्या है, अपने हाथ को यहाँ पर रख देना बच्चों, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रख देना। अब बताओ फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा मास आया, नाम तो बता दो, किसको तुम आशीर्वाद दे रहे हो, m2 को, तो उसका नाम लिख दो इनटू एक्सेलरेशन, और यही वाला एक्सेलरेशन हो गया आंसर तैयार। फिर देखो एक और एग्जांपल देखता हूँ तो और समझ में आएगा। हमें निकालना है सबसे पहले एक्सेलरेशन, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, इसको एक डब्बा में बंद कर दूँगा। मैं भाई डब्बे में बंद करूँगा तो डब्बे से बाहर कितना फोर्स लग रहा है, 40 डिवाइडेड बाय 5 3 8 2 10, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ 5 किलोग्राम की बॉडी ने 3 पे कितना लगाया, या 3 ने 5 पे कितना लगाया, तो n1 लगाया, तो n1 का वैल्यू कितना होगा और n2 का वैल्यू कितना होगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, तरीका सुनिए। पुश वाले केस में फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रख दो, फोर्स के डायरेक्शन में आशीर्वाद दे दो। तो बोलो किसको किसको चुपके आशीर्वाद तुम दे रहे हो, तुम कहोगे 3 को और 2 को, तो लिख दो 3 + 2 इंटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है, 4, 3 2 5 4 20। फिर देखो तुम्हें n2 निकालना है, तो अपने हाथ को यहाँ रख दो, बोलो चुपके तुम किसको आशीर्वाद देती है, नाम बताओ, 2 को, तो लिखो 2 इंटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है, 4, तो आंसर इज 8 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो एक अलग टाइप का बात फिर से आ गया
कि करेक्टेड सिस्टम में जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करोगे उसको भी सुन लो। पहले एक डब्बा बना लो यार, दिक्कत क्या है, डब्बा बनाओ और बताओ कि डब्बे के बाहर कितना फोर्स है, 60। तो लिख दो 60 एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास, 6 4 10 2 12। उसमें और इसमें एक अंतर है, मैं वही अंतर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब इसका T1 कैसे निकालेंगे अलग अलग टेंशंस और T2 कैसे निकालेंगे तो सुनिए। पुश वाले केस में ध्यान दीजिएगा, पुश वाले केस में फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रखना था, पुल वाले केस में फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में हाथ रखना था। ये ध्यान रखिएगा, पुल वाले केस में फोर्स लगे इस तरफ तो हाथ ऐसे रखो, आशीर्वाद इधर, और पुश वाले केस में फोर्स इस तरफ, आशीर्वाद इधर दो। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे? अब यही काम करना है यहाँ पर। देखो मेरे को निकालना था T1, अपने हाथ को एग्जैक्टली यहाँ पर रखो, फोर्स के डायरेक्शन के उल्टा। बोलो कौन सा मास आया, 2, तो लिख दो 2 इनटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है 5, योर आंसर इज 10 न्यूटन। बहुत अच्छी बात। मेरे को निकालना था T2, मैं हाथ को ऐसे रख दूंगा। कौन सा मास आया बच्चों, 4 और 2 दोनों मिल गया। यह ध्यान रखना कि पुल वाले केस में फोर्स के डायरेक्शन के उल्टा हाथ रखना है। तो 4 + 2 6, 4 + 2 6 इनटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है 5, योर आंसर इज 30 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में अच्छे से आ ही गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखो, खुद ट्राई लो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई लो। ले लिया आपने ट्राई, आपने कहा कि भैया ये तो एक डब्बा हो गया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बाहरी फोर्स 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास 8 6 14 4 18 2 20। तो भैया इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं T1 का वैल्यू और T2 का वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। T1 इक्वल टू फोर्स के डायरेक्शन के उल्टा हाथ रख दो, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन 5 10 न्यूटन। मैं T2 निकालना चाहूँगा, 4 2 6 इंटू एक्सेलरेशन 30 न्यूटन। मैं फिर से यहाँ पर हाथ रखूँगा T3 के लिए, 6 4 10 2 12 12 इंटू एक्सेलरेशन 5 60 न्यूटन। तो कितने बचेगा, सही हो गया है? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बिना कुछ बातें किए आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, इसका एक टेक्निक बताता हूँ। क्या करो, ध्यान दो। ये ऐसे रखा हुआ ना, हमसे पूछा जा रहा है कि इस F का वैल्यू क्या होगा कि सिस्टम पूरा को पूरा ऊपर चले जा। तुम क्या करो, ये ऐसे लटका हुआ है, इसको ऐसे रख दो। ये ऐसे लटका हुआ है ना, इसको ज़मीन पर लेटा दो। थोड़ा ध्यान देना, इसको ज़मीन पर लेटा दो। तो ऐसा फोटो बन गया बच्चों। ये 1 है, ये 5 है, ये 20 है। हमसे यही पूछ रहा था। और तुम देख लेना कि जहाँ का वैल्यू गिवन है, यहाँ का वैल्यू गिवन है। तो T1 इक्वल टू 20, तुम यहीं से एक डब्बा बना लो और तुम बोल दो कि दिस फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना फोर्स है, 20, मास कितना है 1, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 20, और ये 20 सबका है, सारे बॉडी का वही है। तो मुझसे अगर F पूछा जाए तो एक डब्बा बना लो। बता इस डब्बे के अंदर में कितना मास है, 20 + 5 + 1 कितना हुआ, 20 5 25 1 26, अगुना यही एक्सेलरेशन। बस यही इसका आंसर हो गया। यहाँ देखो एक और क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। ये जस के तस ऐसे था, उसको ऐसे, ये वर्टिकल था, इसको हॉरिजॉन्टल कर दो। हॉरिजॉन्टल करोगे, देखते जाओ, कुछ खास नहीं है, बस ये ऐसे था। बिल्कुल समझदार बनाओ। ये 2, ये 10, ये 30, ये 60, और पूछा था F। चलो भाई T3 भी पूछ लूँगा, इस बार T2 भी पूछ लूँगा, और T1 गिवन है बच्चों, कितना गिवन है 30। मैंने क्या बोला, जहाँ का वैल्यू गिवन होगा ना, तुम वहीं से डब्बा बना लो। पहले जहाँ का वैल्यू गिवन होगा तुम वहीं से डब्बा बनाओ और बोल दो दिस T1 इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है, इसका मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन। कितना T1 गिवन था 30 इक्वल टू 2a, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 15, और ये एक्सेलरेशन सबका है। मुझे निकालना था T2। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा दो डिब्बा,
इस डब्बे के अंदर में कितना मास, 10 + 2 12 इंटू यही वाला एक्सेलरेशन 15। योर आंसर इज रेडी। मेरे को निकालना था D3, बड़ा तो डब्बा, इस डब्बे के अंदर में कितना मास, 30 10 40 2 42 इंटू एक्सेलरेशन 15, इतना न्यूटन। मेरे को निकालना था इस F का वैल्यू, बड़ा तो डब्बा, 60 3 90 10 100 102 इंटू एक्सेलरेशन, बस योर आंसर इज रेडी। कुछ नहीं करना है, वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल रख दो, बस कर दो, सोच क्यों रहे हो, कर दो, बस कर दो। आगे बढ़ो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, अब लेमिस थ्योरम को समझो, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है मैकेनिक्स में, तो मैं बहुत स्पीड चलने की कोशिश करूँगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि मैं 1-2 दिन आपसे विदा लूँगा। 1-2 दिन से थोड़ा सा मैं थोड़ा फैमिली को भी ध्यान देना होगा मुझे, फैमिली, क्योंकि मैं आपको बताया सारी चीज़ें कि मेरे मदर लास्ट ईयर एक्सपायर कर गई, तो उन्हीं का वर्सी है, तो उसी में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहूँगा 1-2 दिन। तो थोड़ा सा बुरा मत मान लेना कि सर तो टाइम नहीं देते, और टाइम सर तो आप कोई कमेंट का जवाब भी नहीं देते हैं। तो 1-2 दिन मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूँगा, लेकिन नहीं, मैं उतना भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मेरा वीडियो आपके पास रहेगा, आते रहेगा, लेकिन हाँ थोड़े कमेंट बॉक्स में थोड़े से कमेंट को जवाब कम दूंगा मैं। तब भी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट्स, हर क्वेश्चन, हर डॉट्स को सॉल्यूशन मैं इंस्टेंटली भेजूँ। और कि आपके इतने ज़्यादा डॉट्स आते हैं, अगर मैं डॉट्स गिनने बैठूँ तो मैं कम से कम 200-250-300 डॉट तो आपको हर दिन बताता हूँ। लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं कितना बिजी रहूँगा, हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे को कोई किसी टाइप का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं ज़रूर बच्चों आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेमिस थ्योरम को यूज़ करेंगे बच्चों। तो लेमिस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये F1 है, ये अल्फ़ा एंगल है, ये F2 है, ये बीटा एंगल है, ये F3 है, ये गामा एंगल है। तो लेमिस थ्योरम कहता है कि अगर एक पॉइंट पर 3 फोर्स लगता है, तो F1 बाई साइन अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा F2 बाई साइन बीटा का, और वो बराबर होगा बच्चों F3 बाई साइन गामा का। बस यही है लेमिस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसको मैं अप्लाई करवाऊंगा तभी समझ में आएगा ना कि क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते क्वेश्चन कैसे आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन लेके दे दिया, कहा कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन किया तो बताओ T1 और T2 का वैल्यू क्या है। तुम इतना घबराओ मत, सिंपल जवाब दे दो। इसको मान लो 10 किलोग्राम का बॉडी, तो नीचे लगेगा 10G, इधर हो जाएगा T1, इधर हो जाएगा T2। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अगर ये 60 है तो बच्चों ये भी 60 होगा। अब क्या सोच रहा, तो हो ही गया। मैंने ये 90 देखा और ये 30 देखा, तो एंगल कितना होगा 120। ये 60 देखा और ये 90 देखा, तो एंगल कितना होगा 150। पूरा एंगल होता है 360। तो कितना बोलने वाले हो, ये 120, ये 150, तो कितना हुआ, तो फिर ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और वैसे भी समझ में आ रहा था 30 60 90, तो ये 90 ही होगा। अब आपको समझना होगा लेमिस थ्योरम क्या कहता है। एक पॉइंट पर अगर 3 फोर्स लगता है तो लेमिस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, 10G दिस फोर्स डिवाइडेड बाय साइन 90, इसके सामने वाला एंगल का जो वैल्यू होगा वो होगा T1 डिवाइडेड बाय साइन 150, T2 बाई साइन 120। मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो आपको तो मिल ही गया होगा, तो उसमें तो आपको पता ही है साइन 150 और साइन 120 का वैल्यू क्या होता है। आप किसी के साथ किसी का कंपेयर कर दो, इसका इसके साथ कंपेयर करो तो T1 निकल जाएगा, इसका इसके साथ कंपेयर करोगे तो T2 निकल जाएगा। ये एक क्वेश्चन दे दिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है, कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो T और W का वैल्यू क्या होगा। जल्दी नोट कर दो फटाफट। ओके, मैं चर्चा करूंगा फिर से आपके सामने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो देखो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है जरा समझो। मान लो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक लड़का है, मैंने इसको ज़मीन पे खड़ा कर दिया था, अच्छे से समझना।
ये लड़के का पैर है और ये ज़मीन है, इन दोनों के बीच का एक इंटरफेस बना जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस। क्या कहते हैं इसको? कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या करता है बच्चे, इस बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, इसी फोर्स को कहते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और इस बॉडी का वेट लगता है नीचे, जिसका वैल्यू क्या होता है? mg। तो मैं कहता हूँ इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स क्या होगा? n माइनस mg, एंड दिस नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन 0। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर होगा? mg। तो बच्चों हमें यहाँ तक दिक्कत नहीं था, दिक्कत तो तब आया जब एक के ऊपर एक रखा हुआ था। तब मैंने पूछा कि बताओ n1 का वैल्यू क्या होगा और n2 का वैल्यू क्या होगा और n3 का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, जरा ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तरीका सुनना। मैं क्या करूंगा, अपने हाथ को उठाऊंगा और यहाँ रख दूंगा। नाम बताओ, क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ। m1, तो लिखो m1 और g से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे को निकालना था n2, हाथ ऐसे रख दो, बोलो कौन कौन से मास आया? m1 प्लस m2 और g से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे को निकालना था n3, यहाँ हाथ रख दो बच्चों, कौन कौन से मास आया? m1 प्लस m2 प्लस m3। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई, और g से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बनके तैयार है। यही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जाएगा तो कर सकते हो। इसका यूजेज जो है तो थोड़ा ध्यान समझना, इसमें केसेस ऑफ लिफ्ट वाले केस पूछे जाते हैं। कहेगा कि एक बॉडी है जो लिफ्ट के अंदर था और लिफ्ट के अलग अलग केसेस हो जाएंगे, और कहेगा कि कभी लिफ्ट ऊपर जा रहा है, कभी लिफ्ट नीचे आ रहा है, कभी कुछ। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू क्या होगा? तो मैंने आपको एक टेक्निक बताया कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो आपको लिखना होगा m इंटू जी प्लस ए, अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो लिखना होगा m इंटू जी माइनस ए। अगर फ्री फॉल हो रहा है, मतलब स्टील ब्रेक कर गया, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को 0 कर देना। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो आपको लिख देना है mg। अगर यहाँ पर एक और चीज़ पूछेगा, डी एक्सेलरेशन आप, मतलब ब्रेक मारते हुए आगे जा रहा है, तो उस केस को कहेंगे डी एक्सेलरेशन आप, तो इसको लिख देंगे m इंटू जी माइनस ए। और अगर सुनने की कोशिश करिएगा, अगर ये डी एक्सेलरेशन डाउन हो रहा है, ब्रेक मारते हुए नीचे आ रहा है, तो लिख देना होगा m इंटू जी प्लस ए। बस इस लॉजिक को याद रखना, इस लॉजिक को यूज़ करते ही आपके सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह देगा कि बॉडी लिफ्ट के अंदर है, ये 2 है, ये 4 है, और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। तो पूछेगा कि इस सरफेस ने 4 किलोग्राम की बॉडी पर कितना फोर्स लगाया। तो सीधा बात कर लो, n1 इक्वल टू इसका मास क्या है 2 इंटू, क्या नीचे जा रहा है? यस, तो g माइनस ए, बात खत्म। 2 इंटू 10 में से 2, मतलब 10 2 8 2 16, इतना न्यूटन का फोर्स लगाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको लॉज ऑफ मोशन तो बहुत अच्छे से 1 घंटे के अंदर मैं आपको रिवाइज करवा दिया। तो अब अगला टॉपिक पे हम लोग एंट्री करेंगे, फ्रिक्शन। कम से कम आज फ्रिक्शन तो हो जानी चाहिए बच्चों। हम पूरी कोशिश करेंगे एक एक लेक्चर में, बच्चों, एक एक लेक्चर में 2 चैप्टर्स को कम से कम फिनिश किया जाए, तभी तो हम सेक्शन सी को जल्दी ख़त्म कर पाएंगे बच्चों। अगर नहीं ख़त्म कर पाएंगे तो आप तो हमें इतना परेशान करते हो कि सर हमारा 25 तारीख आने वाला है, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। हम तो भैया कोशिश कर ही रहे हैं ना, आप ही लोग लेट से आए हो, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने दें। तो चलो अब बिना कुछ बातें किए हम फ्रिक्शन चैप्टर में एंट्री करते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन होता क्या है? तो मैंने कहा कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है। ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा मोशन को अपोज करता है, ये मोशन को अपोज भी करता है और ये मोशन को सपोर्ट भी करता है, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अच्छा, जैसे अब यहाँ पर देखो, फ्रिक्शन का जन्म क्यों हुआ था ये भी वजह जानो। फ्रिक्शन चाहता है कि बॉडी चले ही ना, और चले तो साथ चले, अगर नहीं चलेगा तब भी रिलेटिव मोशन 0, और चले तो साथ चले, साथ चलेगा तभी रिलेटिव मोशन 0। तो अल्टीमेटली बात यह है कि भाई वो चाहता है कि रिलेटिव मोशन 0 हो जाए, बात खत्म। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं समझाने के लिए फ्रिक्शन को थोड़े एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए एक बॉडी है m मास का, मैंने कहा कि पीछे फ्रिक्शन लग रहा था 20 न्यूटन, लेकिन हमने इस पर फोर्स लगाया ही नहीं, तो बताइए बॉडी किधर मूव करेगा?
तो कहोगे प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की वजह से तो बॉडी इधर मूव करना चाहिए, नहीं, ऐसे थोड़ा बॉडी मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है ना वो सेल्फ एडजस्टेबल है। क्यों सेल्फ एडजस्टेबल है? क्योंकि ये चाहता है कि बॉडी मूव करे ही ना, और करे तो साथ साथ करे, इसलिए ये फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो ये ऐसे फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। याद होगा आपको क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस केस में बच्चों बॉडी मूव तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है अपने आप को एडजस्ट करके किसके बराबर शो कर देगा, ये यही फोर्स के बराबर बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। जैसे कि आप जानते हो बच्चों कि मैंने इस पर फोर्स लगा दिया था 10 न्यूटन। अब बताओ अगर आगे लग रहा है 10 और पीछे लग रहा है 20, तो क्या बॉडी मूव करेगा? सोच के देखो, आगे लग रहा है 10, पीछे लग रहा है 20, तो आगे बॉडी मूव करेगा। तो फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल है, तो ये अपने आप को एडजस्ट करके किसके बराबर शो करेगा, इस फोर्स के बराबर शो कर देगा। अब ये अपने आप को एडजस्ट करके किसके बराबर शो कर देगा, 10 के बराबर। मतलब बॉडी अभी भी मूव नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके कितना कर दिया, 10। मैंने बढ़ाते बढ़ाते इसको 20 कर दिया, तो कहोगे सर अभी भी बॉडी मूव तो नहीं करेगा, लेकिन मूव करने को होगा। मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू है, जिसका नाम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब अभी भी ये बॉडी मूव तो नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर मैं इस पर इससे ज़्यादा फोर्स लगा दूं, मान लो 25 लगा दिया, तो तुम कहोगे सर अब तो बॉडी मूव कर ही जाएगा, क्योंकि आगे 25 लग रहा है, पीछे 20 लग रहा है, तो ये तो एडजस्ट करने से रहा। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि अगर अप्लाइड फोर्स, बॉडी देखो, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए तो बॉडी मूव करेगा। ध्यान रखिएगा, बॉडी के मूव करने का एक ही कंडीशन बोला मैंने कि जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, तो बॉडी मूव कर ही जाएगा, आराम से मूव कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट उठता है, इस पर हमें कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, कि आखिर लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है। इसलिए थोड़े से प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करना, ये क्या क्या कहना चाहता है। मान लो एक बॉडी m मास का है बच्चों, एक m मास का है, इसका डायग्राम बना, ऊपर लगेगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, इधर लगेगा फ्रिक्शन। तो कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, सुनते जाइएगा, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ता जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका नाम था म्यू, तो FL इक्वल टू म्यू एन। ये म्यू जो होता है बच्चों, इसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको? कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू जो होता है क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसका सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अच्छा यहाँ पर देखो, ये एन किसके बराबर होगा, mg। तो यहाँ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, म्यू mg। दूसरी बात क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मेरे कहने का मतलब है कि एक डस्टर ऐसे रखा हुआ है, या डस्टर को तुम ऐसे रख दो, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि इसने कितना एरिया एक्वायर्ड किया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को इसके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से कोई मतलब नहीं है। 2018 के नीट में ऐसा ही मिलता जुलता डायमेंशन से रिलेटेड कुछ बातें ऐसे किया था नीट वालों ने कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस बात पर डिपेंड नहीं करता, ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे क्वेश्चन दे देता है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहना चाहता है, इसमें कह रहा है कि बॉडी पर हमने इतना फोर्स लगाया था, तो बताओ किस केस से बॉडी मूव करेगा। अगर बॉडी मूव करेगा बच्चों, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, और नहीं मूव करेगा तो बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा था। तो भाई इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना होगा बच्चों। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है, म्यू एन। तो आप कहोगे ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा 10G, तो म्यू का वैल्यू 0.5 और 10G का मतलब 100। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों वो 50 न्यूटन का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 50 आ गया,
लेकिन हम कितना फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, 0, पहली बार में 0। इसका मतलब बॉडी तो मूव करने से रहा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। मैं पहले से जानता हूं कि जब तक मैं अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा ना कर दूं, बॉडी मूव नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो, मेरा अप्लाइड फोर्स 0 था और लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 50 था, तो ये अपने आप को 0 के बराबर शो कर देगा ताकि बॉडी मूव ना करे, क्योंकि इसका जन्म ही हुआ है कि बॉडी को नहीं चलाने के लिए। ये चाहता ही है कि बॉडी चले ही ना। अगर मैं आपको अभी बताऊं कि 10 न्यूटन, तो भाई इसमें भी बॉडी मूव नहीं करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है अपने आप को कितना एडजस्ट कर लेगा, 10 न्यूटन। आगे मैं बात करूं तो ये भी 0 और इसमें एडजस्ट करके 40, ये भी 0 और इसका एडजस्ट करके 50, बिल्कुल 50 का 50 शो करेगा। लेकिन आप जरा सोचो कि मैंने अब जो फोर्स लगाया है उसका वैल्यू है बच्चों, उसका वैल्यू है 60 न्यूटन। क्या ये बॉडी चलेगा? यस। क्या ये बॉडी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि अब ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये चलेगा तो ये रहा एक्सेलरेशन, तो ये प्लस और ये माइनस। तो मैं कहता हूँ F माइनस F इज 10A और F का वैल्यू है कितना बच्चों? F दिया था 60 में से फ्रिक्शन कितना आया बच्चों? 50, तो इक्वल टू 10A। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 10 और 10 मतलब बस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा क्लास लगा लिए, क्योंकि ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को हमने फिनिश ही कर दिया, वो भी एक बड़ा टॉपिक था। तो फ्रिक्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन याद रखिएगा, एक बार फिर से याद रखिए, फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, इन तीनों का हम अगले लेक्चर में मैकेनिक्स में लेके आ रहे हैं और फ्रिक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रिक्शन के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, और ये अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करके ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 लेक्चर में इसको फाइनल कर देंगे। 4 से 5 लगेगा और हम इसको ऐसे फाइनल करेंगे कि 16 क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा। बस मेरे बच्चे लग जाओ, इतना लग जाओ कि भाई बस कर दो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत की सवाल है। अगर आप नहीं पढ़ोगे बच्चे, अगर आप ढंग से मेरे वीडियो को अच्छे से नहीं करोगे, तो हर कोई कहेगा कि देखो ये दुनिया में सब झूठ बोलता है, ये भी टीचर झूठ बोल रहा है। बस आपसे मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे खातिर सिर्फ इतना कर देना कि जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ बस उसको अच्छे से कर देना। इतना ही करते ही यकीन मारो, मेरे पे भरोसा रखो, आपका 150 से नंबर कम नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई अगर मेरे 2 लेक्चर से, 2 वीडियो से, 3 वीडियो से, 4 वीडियो से अगर आपका नंबर 30 बढ़ जाता है, तो सोचो 10-12 वीडियो अगर नहीं करवाऊंगा तो क्या होगा, समझ रहे हो बात? आग लगा दूंगा आग। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, आपका भाई बैठा हुआ है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, हम आपके साथ हैं। 5 मई को जीत हमारी होगी, सिर्फ हमारी जीत होगी। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।